गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एज वी नो टुडे इज़ संडे बट आज का दिन भी बहुत ज़रूरी है और हमें रोज़ कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। और मेरे एक टीचर से वो हमेशा कहा करते थे कि सिलेबस तो आपको कोई भी पूरा करा देगा, पर जो सिलेबस के अलावा जो नॉलेज है, जो जीवन की नॉलेज है, जो जनरल नॉलेज है, ये आपको हर कोई नहीं दे सकता। इसीलिए आज का ये टॉपिक है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ और ख़ासकर अपनी मातृभाषा में लेकर आया हूँ, हिंदी में लेकर आया हूँ, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ये ऐसी जीके है जो आपको हमेशा याद रहेगी, आपकी हमेशा मदद करेगी अपने देश को जानने में, अपनी संस्कृति को जानने में और सभी तरह के एग्ज़ामों को फाइट करने में। तो देर ना करते हुए आज के शुरू करते हैं। ये जो वीडियो हमारी राष्ट्र के प्रतीकों के बारे में, जो हमारे राष्ट्र के प्रतीक हैं उसके बारे में है। तो आइए चलिए जान लेते हैं। यह प्रतीक भारत की पहचान है, विरासत का मूल हिस्सा है। यह नागरिकों में राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्मसम्मान की भाव का संचालन करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज की, हमारे राष्ट्रीय झंडे के बारे में बात करेंगे। देखिए हमारे सामने झंडा बना है, केसरिया, सफ़ेद, श्वेत और हरे रंग से बना हुआ है। इसके बीच में एक चक्र है जो अशोक के स्तंभ से लिया गया है, जिसमें 24 तिलियाँ हैं। तो इसमें जो केसरिया रंग है वो त्याग और बलिदान का प्रतीक है, जो सफ़ेद रंग है, जो श्वेत रंग है, वो सत्य और शांति का प्रतीक है, और जो हरा प्रदेश है वो देश की समृद्धि का प्रतीक है। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात होता है 3:2, मतलब 3 फुट ऐसे लंबा रहेगा, 2 फुट ऐसे चौड़ा रहेगा। अब बात कर लेते हैं इस चक्र की। जो इसमें चक्र दिया गया है इसमें कुल 24 तिलियाँ हैं, सबकी सब नीले रंग की हैं। इस चक्र को सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ध्वजों में कुल 4 रंग है, केसरिया, सफ़ेद, हरा और नीला। केसरिया, सफ़ेद, हरा हम जानते हैं, नीला रंग जो है वो चक्र का रंग है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया। मतलब जो ऑफिशियल रूप से कहेंगे, आधिकारिक रूप से जो हमारे राष्ट्रीय झंडे को अपनाया गया था वो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। गांधी जी ने सबसे पहले 1921 में कांग्रेस के अपने झंडे की बात की थी कि जो कांग्रेस का झंडा है उसी को राष्ट्रीय झंडा बनाया जाए। इस झंडे को पिंगली वेंकैया ने डिज़ाइन किया था। इन्होंने हमारे, अगर आपसे पूछ ले कोई कि भारत के झंडे का जो डिज़ाइन है वो किसने बनाया था, तो आप बताएंगे पिंगली रमन ने इसके डिज़ाइन को बनाया था, पिंगली वेंकैया ने बनाया था। और इसमें जो 2 रंग हैं, लाल हिंदू हेतु, हरा मुस्लिम हेतु थे, समझ रहे हैं। बाद में अन्य धर्म हेतु सफ़ेद धर्म जोड़ा गया। तो मतलब कहीं ना कहीं जो इसके प्रतीक हमने ऊपर पढ़े, त्याग एवं बलिदान, सत्य और शांति, देश की समृद्धि, ये भी थी। पर जब इस झंडे को बनाया गया था तो लाल रंग जो है मतलब हिंदू हेतु, हरा मुस्लिम हेतु और अन्य धर्मों के लिए सफ़ेद रंग को इसमें रखा गया था। इसके मध्य में चरखा था, जो पहले जो महात्मा गांधी जी की बात करते चरखा था, किंतु बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इसको झंडे को हटाकर अशोक चक्र को लगवाने का प्रावधान किया था। तो प्रथम चित्रित ध्वज, चित्रित मतलब जो प्रिंटेड है, 1904 में स्वामी विवेकानंद की शिष्या भागिनी निवेदिता ने द्वारा बनाया गया था। तो अगर आप पूछ लेंगे कि पहला चित्रित ध्वज कब और किसके द्वारा बनाया गया, तो आप बताएंगे कि 1904 में उनकी स्वामी विवेकानंद की जो वो थी भागिनी निवेदिता, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। और इसे 1906 में पारसी बागान चौक कलकत्ता में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में फहराया गया था। इस ध्वज में लाल, पीले और हरे रंग की क्षैतिज पट्टियाँ थीं। ऊपर की पट्टी में 3 कमल, बीच की पट्टी में वंदे मातरम लिखा था और नीचे की पट्टी में सूरज और चांद बने हुए थे। फिर देखिए द्वितीय ध्वज। अब हम ध्वज देख रहे हैं, देखिए जो हमारा ध्वज है इससे पहले भी हमारे कई झंडे थे। तो जो पहला झंडा था वो स्वामी विवेकानंद की जो शिष्य थी भागिनी निवेदिता, उसके द्वारा किया गया था। और जो दूसरा झंडा था हमारा पेरिस में मैडम भीकाजी कामा द्वारा फहराया गया था। और बाद में 1907 में बस्टरगार्ड जर्मनी में एक जगह है, यहाँ पर झंडा लहराया गया था। भारत ध्वज संहिता 2002, अब देखते ये क्या है, यह 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई थी। इसके अनुसार आम नागरिकों, प्राइवेट निजी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों
आदि द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन पर कोई पाबंदी नहीं है। मतलब कोई भी आम नागरिक, कोई प्राइवेट कंपनी हो, संगठन हो, शैक्षणिक संस्थान हो, ये लोग राष्ट्रीय झंडा लहरा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। परंतु राज चिन्हों व नामों का दुरुपयोग पर रोक लगाई गई। मतलब कई लोग जो राष्ट्रीय चिन्ह थे या नाम थे उसका दुरुपयोग अपने प्रचार प्रसार में किस तरीके से कर लेते थे। तो अधिनियम 1950 के तहत रोक लगाई गई। राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971 के प्रावधान अन्य कानूनों का अनुपालन अनिवार्य है। इनका पालन करना पड़ेगा जब आपको ये झंडा लहराना है। अब देखिए राष्ट्रीय चिन्ह की बात करते हैं। तो आप ये स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सारनाथ के जो सिंह पे जो ये सिंह की प्रतिमा है जिसपे 4 सिंह है, यही हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है। इसको देख के मुझे पोएम आती है कि सारनाथ के राज चिन्ह पर सिंह राज हुंकारा है, वंदे मातरम प्यारा गीत हमारा है। तो यहीं से जो है ये हमारा राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया सारनाथ के राज चिन्ह से। इसके बारे में देखते हैं। देखिए सारनाथ का जो राज चिन्ह है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। ये अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। शीर्ष में 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की पीठ की ओर है, मतलब ऊपर 4 सिंह हैं तो चारों की पीठ एक दूसरे की तरफ है, इसीलिए 3 हमें दिखाई देते हैं। सिंह प्रतीक है। सिंह किसका प्रतीक है? साहस का, हिम्मत का, निर्भीकता का, डरना नहीं है। पट्टी के मध्य धर्म चक्र है। नीचे देखिए ये वाला जो है धर्म चक्र बना हुआ है जिसमें 24 तिलियां 24 घंटों का प्रतीक है। 24 तिलियां मतलब 24 घंटों का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर एक सांड, यहाँ देखिए एक सांड है, वो प्रतीक है कृषि एवं प्रथा अर्थव्यवस्था का। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है, यहाँ पर घोड़ा है। ये घोड़ा किसका प्रतीक है? आदमी शक्ति, परिश्रम और गतिशीलता का। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद और सुकन्या वाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी में लिखा हुआ है। ये देखिए ये जो हमारा सत्यमेव जयते ये देवनागरी में लिखा गया है। और इसके बाद भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया था। तो अगर आ जाएगा कि इसको राष्ट्रीय चिन्ह के सारनाथ के जो अशोक चिन्ह है इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अपनाया गया था, तो आप जवाब देंगे 26 जनवरी 1950 को। तो ये थे देखिए हमारा राष्ट्रीय चिन्ह। आइए बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रीय गान के बारे में। इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर, ये सभी आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बंगला भाषा में रचित व संगीतबद्ध जनगण मन के हिंदी संस्करण को संविधान सभा में भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। लागू हुआ था हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को, पर राष्ट्रगान को जो है 24 जनवरी 1950 को ही अपना लिया गया था। और सबसे पहले सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को, कब अगर कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि सबसे पहले कहाँ गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को INC मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस के 26वें अधिवेशन कोलकाता, कहाँ पर? 26वें अधिवेशन में कोलकाता में इसको गाया गया था। अब बात कर लेते हैं हमारे राष्ट्रगीत के बारे में। बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की थी जिसे राष्ट्रगान के समान दर्जा प्राप्त हुआ। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC के 12वें अधिवेशन कलकत्ता में गाया गया था। इसको भी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया था। यह गीत बंगला भाषा में लिखित आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया। अगर पूछेंगे कहाँ से लिया गया तो आप लिखेंगे आनंद मठ से लिया गया है। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय पंचांग की। पंचांग का मतलब होता है कैलेंडर जो हमारा छपता है, वही हमारा राष्ट्रीय पंचांग होता है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जहाँ से हमारा नया वर्ष शुरू होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भारत के उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। तो ये सरकारी सिविल कैलेंडर है और शक संवत पर आधारित है। शक संवत पर इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। इसका पहला महीना चैत्र है। चैत्र मास का पहला दिन समानता 22 मार्च को, जो चैत्र मास मतलब 22 मार्च को पहला दिन इसका आता है। और अधिवर्ष मतलब ये ख़त्म कब होता है? 21 मार्च को। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय पक्षी की। आप सभी जानते हैं राष्ट्रीय पक्षी के बारे में। तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है कौन है? मोर। इसका जो साइंटिफिक नाम है वो है पोवो क्रिस्टस। इसे 26 जनवरी 1963 को, 50 को नहीं बल्कि 63 को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972
के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्रदान है। इसके बाद राष्ट्रीय पुष्प हमारा है कमल है, और ये किसका प्रतीक है? पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। राष्ट्रीय वृक्ष हमारा बरगद है। राष्ट्रीय फल हमारा आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैग्नीफोरा इंडिका। और राष्ट्रीय नदी हमारी है गंगा। इसका उद्गम स्थल जहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से, और वहाँ से भागीरथी नाम से ये जानी जाती, जहाँ से निकलती है वहाँ इसका नाम भागीरथी है, आगे जाके इसका नाम गंगा पड़ गया है। राष्ट्रीय विरासत पशु, जिसको विरासत पशु माना जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु एशियाई हाथी 2010 में घोषित किया गया। राष्ट्रीय मुद्रा, अब देखिए जो मुद्रा मतलब करेंसी, हमारी करेंसी वैसे रुपये है, तो पहले रुपये को हम रुपये को पहले हम जब लिखा करते थे तो रुपये को हम या तो ऐसे लिखा करते थे या तो ऐसे लिखा करते थे, परंतु जब ये राष्ट्रीय हमारी करेंसी है, जैसे डॉलर है, डॉलर का साइन आप जानते हैं, इस तरह से करके ऐसे करके डॉलर का साइन है, यूरो है तो यूरो के साइन है, तो इसी तरह से पौंड है, ये नए सबका प्रतीक मिला। इसी तरह रुपये के परिवर्तक में जो देवनागरी है इसका ये रा ले लिया, और रोमन के आर, रोमन में जो है ये आर बना के कुछ इस तरह का जो सिंबल है ये हमारा रुपये का सिंबल बनाया गया है। ठीक है ना, यही हमारा आप देखते हो कि नोटों के ऊपर है, तो यही हमारा राष्ट्रपति और उसका डिजाइन किया था डी उदय कुमार ने इसका डिजाइन किया था। अब देखते हैं राष्ट्रीय जल जीव के बारे में। तो जो डॉल्फिन है, ठीक है, भारत की राष्ट्रीय जल जीव डॉल्फिन है। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल जीव के रूप में गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव घोषित किया था। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में शामिल किया गया है। तो दोस्तों जो ये वीडियो थी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खासकर वो बच्चे जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं, इसमें लॉकडाउन की समस्या झेल रहे हैं। तो जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, ऑनलाइन क्लास में सिलेबस तो आपको पढ़ाया जा रहा है, पर जब टीचर आपको फेस टू फेस पढ़ाता है तो आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं, कुछ टीचर के माइंड में भी एक्स्ट्रा आता है, वो आपको कुछ ना कुछ बता देते हैं। तो वही एक्स्ट्रा के लिए मैं इस तरह की वीडियो डाल रहा हूँ, ताकि आपका कुछ भी मिस ना हो और आप स्कूल से ज़्यादा अच्छा अपने घर में पढ़ें, अच्छी आपकी नॉलेज विकसित हो, अच्छा आपका ज्ञान विकसित हो, अच्छे आप विकसित हो, और कल को आप अच्छी गवर्नमेंट जॉब पाएँ, सक्सेस हो जाए, यही हमारा टारगेट है। इसीलिए हम बार बार आपको कहते हैं कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा बच्चा है जो सक्षम नहीं है किसी और स्कूल में जाने लायक, या उनके स्कूल में ऑनलाइन क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो आप उनको अपने साथ जोड़ सकते हैं। हम यहाँ पर सबका भला करेंगे और सबको हम पढ़ाएँगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, बाय बाय।